Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the fifth part of the chapter first of geography, that is resources and development. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is fourth part. We read about the resources planning in India, which was started after independence. Afterwards, we read and understood about the conservation of resources. Means resources play an important role in human beings' life. It means the resources are very important and very essential for human beings because we totally depends on resources. So students, today we will move further with the next part, with the next topic, that is land resources. So students, from the page number 5 we are starting today. So students, in this topic we will cover the land resources. So students, land is most important natural resources. So as we all know that land is the natural resources. It means कि all the economic activities dependent on it. मतलब कि जो लैंड है वो एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, हम जानते हैं, और जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो लैंड के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. It supports natural vegetation, wildlife, human life, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. इट मीन्स कि जो लैंड है वो कहीं ना कहीं नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है. मीन्स कि नेचुरल वेजिटेशन हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ऑल डिपेंड ऑन लैंड. इट मीन्स कि ये सारी चीजें लैंड पर ही पॉसिबल होती हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कवर करना. स्टार्टिंग से पूरा स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे इस टॉपिक को, दैट इज लैंड रिसोर्सेस. So students, we live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways. It means कि हम लोग लैंड पे रहते हैं और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो वो लैंड पर ही फुलफिल करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से. Thus land is a natural resource of utmost important. It means कि जो लैंड है वो बहुत important natural resource है and it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, communication, etc. It means कि लैंड पे ही सारी चीजें पॉसिबल है, चाहे वो वेजिटेशन हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की बात हो, चाहे ह्यूमन लाइफ है, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सारी चीजें लैंड पर ही पॉसिबल है. However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. It means कि students यहाँ पर क्या दिया गया है कि हालांकि जो land है वो एक important asset है और इसे हम finite रूप से उपयोग करते हैं, इसीलिए ये बहुत important है कि जो भी available हमारे पास land है उसका हम ध्यान से केयरफुल प्लानिंग के साथ उसका यूज करें. मतलब लैंड को हम बिल्कुल केयरफुली प्लानिंग के साथ ही यूज करें. So students, India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands. So अगर देखा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया के लैंड में मीन्स कि इंडिया जो है, इंडिया के पास कई तरह की वैरायटीज ऑफ लैंड है. जैसे आपको देखने को मिलेगा रिलीफ फीचर्स, जैसे आपके माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हो गए, या प्लेन्स हो गए, या आइलैंड्स हो गए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंडिया के पास कई सारे वैरायटीज ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं, जिसमें आपका माउंटेन्स, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, आइलैंड्स हो गया. सो अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. तो अगर देखा जाए तो लगभग 43% लैंड जो है, जो कैसा है, प्लेन है, और जो हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. माउंटेन अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री. तो अगर टोटल सरफेस अगर एरिया देखा जाए कंट्री का, अगर टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो उसका 30% जो है वो क्या है, माउंटेन है. एंड इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. तो देखा जाए तो 30% जो है हमारा माउंटेन्स को कवर करता है, और जो कहीं ना कहीं रिवर्स के फ्लो के लिए पेरिनियल फ्लो है रिवर्स के लिए, और ये टूरिज्म और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जो भी रिलेटेड फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजन. तो अगर देखा जाए तो 27% जो एरिया है देश का
वो प्लेट्यू रीजन है एंड इट पजेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, जिसमें हमारे कई सारे मिनरल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट रिच मिनरल्स रिजर्व्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी आते हैं और फॉरेस्ट भी आते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो इसका ये पूरा डिवाइडेशन जो हमें दिया गया है। तो अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें, इस पाई चार्ट के थ्रू, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है पूरा जो है, पूरी अगर हम चाहें तो डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपका सब कुछ बताया गया है, प्लेन्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में। तो प्लेन्स आपका 43% है, माउंटेन्स जो है आपका कितना है 30% और प्लेट्यूज आपका 27% है। तो इस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं पूरा डिवीजन 100% हमें देखने को मिलता है लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, मतलब हमारा जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है रिलीफ फीचर्स में इस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन। तो लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है, इसका उपयोग किस तरीके से होता है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। द फर्स्ट इज फॉरेस्ट, जंगलों के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बैरन एंड वेस्टलैंड, मतलब जो बैरन है बिल्कुल बंजर है, जहां पर खेती नहीं की जा सकती है। सेकंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इट मीन्स की जो लैंड जो है आपका नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए। सेकंड है अदर अनकल्टिवेबल लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसमें हमने देखा बैरन एंड वेस्टलैंड है, और सेकंड है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है अदर अनकल्टिवेबल लैंड, इट मींस की एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब होता है पड़ती भूमि। तो ठीक है, कैसी भूमि, पड़ती भूमि जहां पर खेती नहीं हो रही हो। तो अनकल्टिवेबल लैंड है, जिसमें आपका फर्स्ट आता है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहां पर परमानेंटली पास्चर या ग्रेजिंग, ग्रेज करने के लिए जिसका यूज किया जाता हो। और सेकंड है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स इन नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरियाज, मतलब ऐसा लैंड जो ट्री क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, नेट सोन एरिया में जो इंक्लूड किया जाता है। अभी हम देखेंगे नेट सोन एरिया क्या होता है नीचे चलकर। थर्ड है कल्टिवेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेबल फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मींस कि ये लेफ्ट रहता है अनकल्टिवेबल, मतलब 5 साल से ज्यादा ईयर्स के, एग्रीकल्चर ईयर्स से ज्यादा वेस्टलैंड रहता है जहां पर खेती वगैरह नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फैलो लैंड, मतलब पड़ती भूमि। अब इसमें फर्स्ट आता है आपका करंट फैलो, इसका मतलब होता है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर मोर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, जहां पर एक या एक से कम साल में कल्टीवेशन नहीं हो, कल्टीवेशन नहीं किया हो, मतलब लेफ्ट रहो कल्टीवेशन से। सेकंड है अदर देन करंट फैलो, इट मींस कि ये लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, जहां पर 1 से 5 साल कैसा रहा, अनकल्टिवेबल रहा हो, लेफ्ट अनकल्टिवेबल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेट सोन एरियाज। नेट सोन एरियाज क्या होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया, ऐसा एरिया जहां पर जो बुआई है वो साल में मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब वर्ष में एक बार या उससे ज्यादा बार की जाती है, उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। और इस प्लस नेट सोन एरिया इज ऑल्सो नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, मतलब नेट सोन एरिया को हम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। सो ये हमारा लैंड का यूटिलाइजेशन है, जिस तरीके से लैंड को यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में किस अकॉर्डिंग लैंड का यूज किया जाता है, लैंड यूज पैटर्न जो फॉलो किया जाता है। So students, now we will discuss about the next important topic, that is land use pattern in India. So the use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capability and cultural and tradition etc. तो अगर हम देखें जो लैंड का जो यूज है वो दो फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो इसमें आपके फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से देखें, जैसे टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया, और ह्यूमन फैक्टर्स जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया कि 1 किलो स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी हो गया, या कल्चरल और ट्रेडिशन हो गया। इसके अकॉर्डिंग ही लैंड का यूज डिटरमाइन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं
टोटल अगर हम जियोग्राफिकल एरिया देखें इंडिया का, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें इंडिया के तो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो अगर हम लैंड यूज देखें कितना लैंड हम यूज करते हैं, हालांकि वो 93% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। ये 93% इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो रिपोर्टिंग डेटा है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का है, मोस्टली जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, जिसमें असम को इंक्लूड नहीं किया गया है कहीं ना कहीं। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। और जिसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो ऑक्यूपाई किया गया एरिया है जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना, जिसको उसमें सर्वे नहीं किया गया है। तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये डेटा जो है दिया गया है, जिसमें 93% इसीलिए क्योंकि 7% कहीं ना कहीं असम वगैरह का इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सो स्टूडेंट्स, इस अगर हम पाई चार्ट का अच्छी तरह से एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960 टू 61, यहाँ पर जनरल लैंड यूज कैटेगरी है 2014 एंड 15। तो अगर हम इसमें देखें पूरा रिपोर्टिंग एरिया 100% यहाँ पर दिया गया है, जिसमें अगर हम पूरा एनालाइज करें तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है आपका, तो फॉरेस्ट एरिया अगर हम देखें तो वो कितना है 18.11%। और अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया वो कितना है 23.3%। तो कहीं ना कहीं हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर बैरन एंड अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड देखें तो यहाँ पर है 18.11%। कितना है 18.11% हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इधर देखें तो ये कितना है 5.5% है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो अगर हमें देखने को मिलता है, नेक्स्ट है हमारा 4.95%। हमारा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज 4.95% है, तो यहाँ पर यह 8.7% है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट डेटा परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड का जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है 4.71% और यहाँ पर हमें दिया है 3.3%। तो इस अकॉर्डिंग हम ये पूरा अगर एनालाइज करते हैं तो पूरा डेटा आपको दिया गया है। ये 1960 टू 61 का डेटा है, ये पूरा आप इसे रीड कर सकते हैं। और ये जो डेटा है ये 2014 और 15 के अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा आपको दिया गया है, तो इसे आप पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद नेट सोन एरिया आपको दिया है, करंट फैलो दिया है, फैलो अदर देन करंट फैलो दिया है, कल्टीवेबल वेस्टलैंड का एरिया डेटा दिया है, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स का डेटा ये पूरा यहाँ पर अवेलेबल कराया हुआ है, आप इसे रीड डाउन कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज। तो जो लैंड है परमानेंट पास्चर्स के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज हुआ है, मतलब कम हुआ है। सो हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन द पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। तो क्या हम अपने जो इतनी सारे कैटल की पॉपुलेशन है तो इस पास्चर पे क्या हम उन्हें फीड करा सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। So most of the other than the current fallow land are either of the poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। तो अगर देखा जाए तो क्या है जो हमारा मोस्ट ऑफ द, अगर हम देखें अदर देन करंट फैलो लैंड जो है या तो वो पुअर क्वालिटी का है या तो उस पे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उस लैंड पर वो कैसी है, हाई है। अब देखो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये पीछे हमने अभी रीड किया था कि करंट फैलो क्या होता है। इसके बाद हमने करंट फैलो मतलब हमने पढ़ा था फैलोलैंड्स मतलब परती भूमि। करंट फैलो का मतलब होता है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, मतलब वहां पे एक साल या एक से कम साल में वहां पर कल्टीवेशन के बिना रहा हो। ठीक है, अदर देन करंट फैलो मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेबल रहा हो पास्ट 1 to 5 ईयर्स से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, या जो अगर देखा जाए पुअर क्वालिटी का रहता है लैंड, है ना। Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, hence these lands are cultivated, इसीलिए लैंड का जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है once or twice in about 2 to 3 years अगर देखा जाए तो। So students, यहाँ पर दिया गया है कि अगर इन लैंड्स को कल्टीवेट किया जाता है once or twice मतलब अबाउट 2 to 3 ईयर्स में, और अगर इन लैंड्स को
If these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. और अगर इन्हें नेट जोन एरियाज में इंक्लूड किया जाता है तो परसेंटेज जो होगा NSA का इंडिया में वो लगभग कितना हो जाएगा 50%, 54% हो जाएगा टोटल रिपोर्टिंग एरिया का। सो यहाँ पर दिया गया है द पैटर्न ऑफ द नेट जोन एरियाज वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जो पैटर्न है नेट जोन एरियाज का वो वेरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, आयरलैंड। तो देखा जाए तो ये जस्ट 80% है टोटल एरिया का। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया, जितना भी एरिया उसका 80% है पंजाब में और हरियाणा में, और लेस देन 10% है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज गिवन, फॉरेस्ट एरिया in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area. So students, जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया इज इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो देखा जाए तो जो फॉरेस्ट एरिया है देश में वो मतलब जो डिजायर्ड 33% है जियोग्राफिकल एरिया उससे भी कम है, मतलब काफी कम जो है हमें दिखाया गया है यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया। तो 2000 अगर हम 14 और 15 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है, वो कितना है आपका जस्ट 23.3%, मतलब जो डिजायर्ड है उससे भी कम है। सो एज इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, जो 1952 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में दिखाया गया था, आउटलाइन था, इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी था ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इट वाज वेरी एसेंशियल, इसलिए इसे कंसीडर किया गया था बहुत जरूरी। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल who live on the fringes of these forests depends upon it। तो देखा जाए तो कई सारे जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो लैंड पे रहते हैं, उनकी जो जिंदगी है, लाइफ, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है, वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड A part of land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses। मतलब ऐसा जो पार्ट लैंड का वो वेस्ट की तरह टर्म किया जाता है, मतलब या तो उसे नॉन एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। A part of land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses। मतलब इस तरह की जो लैंड का जो पार्ट रहता है उसे वेस्टलैंड की तरह टर्म किया जा सकता है, क्योंकि और या तो उसको नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में भी यूज किया जाता है। वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज। वेस्टलैंड में क्या क्या होता है, जैसे रॉकी हो गया, एरिड रीजन हो गया, या डेजर्ट एरियाज हो गया जहां पर कल्टीवेशन भी नहीं किया जा सकता है ना। लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड्स सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इट मींस कि काफी या तो वेस्टलैंड रहता है या कुछ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेटलमेंट रहने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये ऐसे एरिया है जहां पर खेती नहीं की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती हैं। सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। मतलब लगातार लैंड का यूज करना काफी लंबे समय तक बिना किसी एप्रोप्रिएट मेजर्स के उन्हें कंजर्व करना या उन्हें मैनेज करना, और इसका परिणाम क्या निकलता है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की डिग्रेड कम हो जाती है। तो मतलब क्या है कि लगातार लैंड का यूज करते रहने से बिना किसी कंजर्वेशन या मैनेज करने के, मतलब कोई भी मैनेज करना या उसे कंजर्वेशन करने के कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड का यूज नहीं करना, यही क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रेपरकशन ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि फ्यूचर जो है हमारा इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस तरह से हम अपने लैंड रिसोर्स को भी क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। सो वी शुड कंजर्व आवर रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ओर ध्यान देना है, क्योंकि रिसोर्सेज का ओवर यूज करने से रिसोर्सेज क्या होंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी शुड कंजर्व आवर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर टाइम एंड फॉर द फ्यूचर नीड्स। इसीलिए रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने डेटा में पूरी टेबल के थ्रू देखा
कि जनरल लैंड यूज कैटेगरीज देखा 1960-61 में, फिर 2014 और 51 के अकॉर्डिंग हमने डेटा यूज किया, देखा हमने फॉरेस्ट का एरिया कितना था, फिर उसका एरिया कितना था नेक्स्ट उस डेटा में। तो इस तरह आप अपने पूरे पाई चार्ट का ध्यान से स्टडी करेंगे और पूरा डेटा को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में बात करेंगे, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, कंजर्वेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।